हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा अकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज पीएन जंक्शन डायोड। और आज का ये जो लेक्चर है ये होने वाला है लेक्चर नंबर 16। फुल कोर्स आपके लिए ऑनगोइंग है। ये सभी एसएससी जे एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए भी है, AE-JEE एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये कोर्स चल रहा है, और साथ में यूनिवर्सिटी एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं आप लोग के लिए भी ये वैलिड है ये कोर्स। ठीक है, तो पूरा कंटेंट और सारी चीजें उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, प्लान किया हुआ है, सो दैट कि आपको आपके पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से टारगेटेड फॉर्म में सारा नोट्स एंड कंटेंट अवेलेबल हो जाए। ठीक, टॉपिक आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मस्त तरीके का है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं सेकंड चैप्टर हम लोगों का ऑनगोइंग है पीएन जंक्शन डायोड का। इस सेकंड चैप्टर के अंदर हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं दैट इज डायोड एप्लीकेशन। मैंने आपको सिलेबस का पोर्शन दिखाया था। सिलेबस पोर्शन में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 मेजर पार्ट में। तो पहला होगा अबाउट द पीएन जंक्शन डायोड, इट्स कैरेक्टरिस्टिक, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, फॉर्मेशन, एन रीजन, पी रीजन कैसे फॉर्म होता है, एवरीथिंग, सब कुछ वो पढ़ लिया हम लोगों ने। टेम्परेचर डिपेंडेंसी देख लिया, उसका रेजिस्टेंस, उसका डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, ये सब पिछली क्लास तक पढ़ा हुआ था। अब आज की जो क्लास है ये स्पेसिफिकली इसके एप्लीकेशन पोर्शन पे शुरू होगी। ठीक है, तो हम लोग अब पहुंच गए हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट पे। तो यहां से सेकेंड हाफ इस चैप्टर का शुरू होता है, एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। कि भाई डायोड को कितने हिसाब से आप यूज कर सकते हो, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो मेजरली एप्लीकेशन का जो पार्ट होता है उसके अंदर रेक्टिफायर इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आते हैं, और एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। टोटल 3 प्रकार के रेक्टिफायर्स के बारे में हमको पढ़ना है। आज की क्लास उसी में से एक पहले रेक्टिफायर के बारे में बात करेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन के पोर्शन को, और सिर्फ उतनी चीजें लिखेंगे जितनी काम की है। डेरिवेशन का पोर्शन थोड़ा सा रहेगा इसके अंदर। एडिशनल जो थ्योरी पोर्शन है वो भी मैं स्लाइड के फॉर्म में आपको दिखा दूंगा, तो लिखने का पार्ट थोड़ा सा बचेगा। कम समय में मेजर चीजें कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, डायोड के एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड के। सो लिखेंगे ड्यू टू इट्स फॉरवर्ड कंडक्टिंग, due to its forward conducting and reverse blocking characteristic, it is mostly preferred for rectifiers, although पूरा समझाता हूं मैं अभी, ये लिखते ही फिर तुरंत बताऊंगा आपको। तो although diodes also find their application in, और रेक्टिफायर के अलावा सर और क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है, बहुत चीजों में एप्लीकेशन हो सकता है डायोड का, है ना। अदर देन रेक्टिफायर तो एक एस्पेक्ट है, बाकी क्लिपर, क्लैम्पर, ये सब में इसका इस्तेमाल होता है। क्लिपर, ठीक है, क्लैम्पर्स आगे चल के पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, और इसके अलावा सर और बस इतना ही होता है क्या? नहीं, बहुत सारी चीजें, रेक्टिफायर है, क्लिपर, क्लैम्पर है, वोल्टेज रेगुलेशन है, वोल्टेज रेगुलेटर्स के तौर पे जीनर जब पढ़ लेंगे तब मैं ये वाला चीज बताऊंगा कि भाई वोल्टेज रेगुलेशन के लिए भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और सर और डिटेक्टर्स के लिए यूज करते हैं, डिटेक्टर्स हो गए, और इसके अलावा स्विचिंग सर्किट्स के तौर पे यूज करते हैं, स्विचिंग सर्किट एटसेट्रा। ऐसे बहुत तरीके के एप्लीकेशंस आपको डायोड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेंगे। अच्छा जी, ठीक है, तो ये तो हो गए डायोड के एप्लीकेशन। ठीक है, इतने एस्पेक्ट में हमको पता चलेगा कि भाई हमारा डायोड जो है वो क्या क्या चीज करने को बना हुआ है। अब इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसमें से रेक्टिफायर का एप्लीकेशन कैसे इफेक्ट में आता है। जो रेक्टिफायर का एप्लीकेशन है वो क्या बताता है, वो कैसा होता है। चलिए इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। यहां पर एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का एस्पेक्ट क्या है भाई, हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे एज अ रेक्टिफायर।
लिखते हैं पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। देखिए एज अ रेक्टिफायर ना हमारे पास मेजरली 3 टाइप के रेक्टिफायर्स होते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द हाफ वेव रेक्टिफायर। सेकेंड इज फुल वेव रेक्टिफायर। और लास्ट होता है ब्रिज रेक्टिफायर। थर्ड वन इज द ब्रिज रेक्टिफायर। टोटल ये 3 टाइप के रेक्टिफायर्स हमको पढ़ने हैं, ठीक है। अब इस तीनों टाइप के रेक्टिफायर्स में से आज की क्लास में स्पेसिफिकली बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में इन डिटेल। ये रेक्टिफायर का कंसेप्ट क्यों आया सर, मेजरली इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो पीएन जंक्शन डायोड होता है फॉरवर्ड स्टेट में क्या करता है, कंडक्टिंग स्टेट पर रहता है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में ब्लॉकिंग स्टेट में जाता है, जिसकी वजह से रेक्टिफिकेशन प्रॉपर्टी आसान हो जाती है। सर रेक्टिफिकेशन क्या होता है? एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करने को रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल है, सारी चीजें आपको क्लियर होती जा रही है। थोड़ा सा कैमरे से मुझे लगता है लास्ट का एंगल कट रहा होगा, ये आपको मैं दिखा देता हूं ताकि एंड में क्या लिखा हुआ स्क्रीन के वो दिखता रहे आपको, है ना। चलो ठीक है, तो रेक्टिफायर आप सभी को क्लियर है। रेक्टिफायर का मतलब हम लोग किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट एसी टू डीसी कन्वर्जन। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अच्छा, लेकिन कितने परफेक्शन से करता है वो डिपेंड करेगा हम लोग कौन से रेक्टिफायर के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट दिखाता हूं, कैसे वर्क करता है वो बताता हूं आपको। देखिए इसकी सर्किट डायग्राम में यहां पे सबसे पहले तो हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहां पे होता है हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक डायोड और एक लोड, एसी सप्लाई। तो हम लोगों ने एज अ इनपुट एसी सप्लाई दिया और यहां है प्राइमरी टर्न्स ऑफ आवर ट्रांसफार्मर, ये हो गए सेकेंडरी टर्न्स ऑफ आवर ट्रांसफार्मर, ठीक है। और यहां पर होता है हमारे पास डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, पी रीजन एन रीजन। और इस जगह पर होगा हमारे पास एक लोड, दैट इज आर। इसको मैं लोड लिख देता हूं, फिक्स्ड लोड है ये, रेजिस्टिव नेचर है इसका, ठीक है। लेट दिस डायोड बी डी। आइडियल डायोड अज्यूम कर रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। ट्रांसफार्मर कौन सा है सर? दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बहुत ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी HWR के बारे में जानना चाहिए सारा चीज बताऊंगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। इस सर्किट में एक डायोड लगा हुआ है, ये क्या चीज है सर? दिस इज एसी सप्लाई, साइनोसॉइडल एसी सप्लाई, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप पढ़े हुए ऑलरेडी सिंगल फेज एसी सर्किट्स के बारे में, तो एसी सप्लाई आप समझ गए होंगे। रेजिस्टिव लोड है, प्योरली रेजिस्टिव लोड है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर को शॉर्ट में HWR से भी डिनोट किया जाता है। क्या करता है ये? इनपुट जो मैंने सप्लाई दिया उसका नेचर कैसा होगा? देखिए इनपुट सप्लाई जो मैंने दिया ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि साइनोसॉइडल एसी इनपुट दिया मैंने इसको, तो इनपुट वेव कुछ ऐसी दिख रही होगी, टाइम वेरिंग इन नेचर, है ना। अगर यहां पर मैं ओमेगा टी शो करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज, तो दिस इज 0, दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई। 360 डिग्री पे एक कंप्लीट एसी साइकिल फॉर्म होगी और साइन के एंगल्स के फॉर्म में ये पूरी वेरी कर रही है। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है, ठीक है, इसके बहुत सारे। और यहां पर इसका पीक है, दैट इज VM, पॉजिटिव पीक, एंड दिस इज नेगेटिव पीक। इसके बीच में ये वेरी कर रही है, ठीक है। साइनोसॉइडल इनपुट दिया, बाहर क्या मिलेगा आपको? एज इट्स आउटपुट हमको बाहर मिलता है, यानी कि लोड पर जो पोटेंशियल मिलेगा उसका नेचर कैसे होगा? लोड पर जो पोटेंशियल मिलेगा सर उसका नेचर तो आप बोल रहे हो डीसी में कन्वर्ट करेगा, तो ऐसा होना चाहिए, बट ये होता नहीं है रियल में। एक्चुअल में ये नहीं आउटपुट मिलता है आपको। क्या आउटपुट मिलता है एक्चुअल में? जो आपको आउटपुट मिलता है हाफ वेव रेक्टिफायर के टर्म में, वो कुछ ऐसा रहता है, 0 पाई 2 पाई,
इसको हम लोग बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी आउटपुट। ये कैसे हो गया सर? हमको तो पूरा का पूरा कांस्टेंट डीसी मिलने वाला था ना, ये पल्सेटिंग कैसे हो गया? चलिए इसका नेचर समझते हैं। इनिशियली हो क्या रहा है, जब मैंने ये इनपुट एसी सप्लाई दिया तो 0 से पाई के ड्यूरेशन पे क्या हो रहा है? 0 से पाई के ड्यूरेशन में सर ये वाला हिस्सा पॉजिटिव हो रहा है एज कंपेयर टू दिस हिस्सा, ऐसा अज्यूम करते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, ये हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। इसका मतलब जो ये पी साइड ऑफ माय डायोड और एन साइड ऑफ डायोड पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। बायसिंग पढ़े हुए हैं पिछली क्लास में, हमको समझ में आ गया कि डायोड अभी किस में वर्क कर रहा है, फॉरवर्ड बायस रीजन पे चला गया। तो इस रीजन के लिए डायोड जो है मेरा वो फॉरवर्ड बायस रीजन में वर्क कर रहा है। मैंने आपको बोला कि आप अज्यूम करो कि इट इज आइडियल डायोड। डायोड अगर आइडियल कंडीशन पे है तो फॉरवर्ड बायस पे फुल्ली कंडक्टिव नेचर का होगा, पूरी तरह से कंडक्ट करेगा 100%। इसका मतलब जो करंट यहाँ से आएगी उसको पूरी तरह से ये कंडक्ट कर देगा टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस, और यहाँ पे लोड के अक्रॉस हमको ये पोटेंशियल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है सर? इसके बाद जब मैं इस साइकिल में आगे बढ़ता हूं और 0 से पाई ना लिख के जब मैं पाई से 2 पाई को देखता हूं, यानी इस रीजन की बात करता हूं जहां पे साइनोसॉइडल जो वेव है उसकी डायरेक्शन अब चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल जब आएगा तो क्या होगा? पोलैरिटीज रिवर्स हो जाएंगी। यहां से जहां पे पहले पॉजिटिव मिल रहा था मुझको, उस जगह पे अब मुझे क्या दिखेगा? नेगेटिव, और यहां पर पॉजिटिव। तो आफ्टर जस्ट हाफ साइकिल ये कंडीशन होगी। म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो सेम सप्लाई यहां पे दिखाई देगी। अब यही सेम सप्लाई अगर डायोड के अक्रॉस जा रही है तो अब मेरा डायोड कौन से बायस में आ गया? देखिए, पी साइड पे नेगेटिव हो गया और एन साइड पे पॉजिटिव हो गया, जिसका मतलब डायोड रिवर्स बायस जोन एंटर कर चुका है। तो रिवर्स बायस में क्या मेरा डायोड कंडक्ट करेगा? क्या आइडियल डायोड है, रिवर्स बायस में 0 कंडक्शन देगा, कोई कंडक्शन नहीं। इसी वजह से इस ग्राफ में आउटपुट जो है डेड आउटपुट दिख रहा है मुझको। पाई से 2 पाई के ड्यूरेशन में कोई भी आउटपुट नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगली साइकिल जब शुरू होगी एसी की यहां से 2 पाई के आगे, तो दोबारा से मुझको डायोड कंडक्ट खुद करता हुआ मिलेगा इन द फॉरवर्ड बायस रीजन। तो बेसिक फंडामेंटल तो यही है इसका। ठीक है, बट यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं जो हमको समझना होता है। एक ओवरव्यू तो आपको समझ में आ गया कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या कर रहा है, कैसे इसका आउटपुट ग्राफ बन रहा है, ये दोनों ही सिचुएशंस पे ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसमें एक लाइन में मैं लिखवा देता हूं आपको, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल the diode is forward bias, that is conducting। डायोड कंडक्ट कर रहा है, कंडक्टिंग रीजन में चला गया। ठीक है, वेयर एज फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल of AC input, the diode is reverse biased. Thus, it enters blocking mode, मतलब ये ब्लॉक कर देगा आप सप्लाई को। It enters the blocking mode, और इसके हिसाब से रेक्टिफिकेशन करके ये डायोड हमको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है सर, रेक्टिफिकेशन करके तो दे दिया आउटपुट, कैसा दिख रहा होगा आउटपुट? तो दोबारा से ड्रॉ करके मैं आपको शो कर देता हूं, इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप इसको टाइम के साथ साथ पूरा जज करके देख सकते हैं कि क्या बन रहा है। तो अगर ये 0 है, दिस इज पाई एंड दिस वन इज 2 पाई, एसी इनपुट था ये ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल, तो आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है? 0 से पाई में डायोड मेरा कंडक्ट कर रहा है, पाई से 2 पाई में कुछ नहीं कंडक्ट कर रहा है, 2 पाई के बाद फिर कंडक्ट करेगा। फॉरवर्ड बायस रीजन, दिस इज द रिवर्स बायस रीजन। ये मेरा पल्सेटिंग डीसी आउटपुट क्या मिला? इट इज नोन एज पल्सेटिंग डीसी आउटपुट। और ये क्या था ऊपर वाला वेव? दिस इज इनपुट साइनोसॉइडल इनपुट एसी। ठीक है, यहां तक तो समझ में आता है कि ये क्या क्या इनपुट दिया, कैसा आउटपुट निकल के आ रहा है।
क्योंकि यहाँ पे डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ, यहाँ रिवर्स बायस हुआ, इसलिए इतने पार्ट ऑफ वेव को ये नहीं कन्वर्ट कर पाया। लेकिन क्या ये भी जो डीसी निकल के आया है, इज इट गुड इनफ टू प्रोवाइड टू एनी डीसी लोड? किसी डीसी लोड को, कोई ऐसा लोड जिसकी रिक्वायरमेंट है डायरेक्ट करंट सप्लाई की, क्या मैं डायरेक्टली उसको ये फीड करवा सकता हूँ? क्या ये गुड इनफ है? और प्लस दूसरा कि इसके पीछे के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो देखिए एक चीज को याद रखिएगा, पल्सेटिंग डीसी, मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस जो डायरेक्ट करंट सप्लाई पे चलती हैं वो पल्सेटिंग डीसी पे काम करने को नहीं बनी होती हैं, तो लॉन्ग टर्म में उनमें नुकसान होना ही होना है अगर आप उसको पल्सेटिंग डीसी प्रोवाइड करें। पल्सेटिंग डीसी क्यों आया? क्योंकि ना सर, इसके अंदर अभी भी एसी कंपोनेंट बचा हुआ है, पूरी तरह से एसी कंपोनेंट फिल्टर आउट नहीं हुआ अभी इसके अंदर, ठीक है। तो वो जो एडिशनल एसी कंपोनेंट अभी भी रह गया, उसकी वजह से ये डायरेक्ट करंट मुझे पल्सेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, पल्सेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए हमको? ना इसको कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए फिल्टर्स की जरूरत पड़ती है। फिल्टर सर्किट्स जो होते हैं वो कैसे डिजाइन होते हैं, आज ही के लेक्चर में लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग उसको, ठीक है। फिलहाल अब ये जो पल्सेशन आया है इसका क्या करना है वो समझ लेते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे दो चीजें लिखवाया। मैंने आपको बोला कि देखो, एक फॉरवर्ड बायस जोन होगा, एक रिवर्स बायस कंडीशन होगा, ठीक है। फॉरवर्ड बायस कब हो रहा है? फॉरवर्ड बायस तब हो रहा है जब ओमेगा टी 0 से लेके पाई के बीच में वेरी कर रहा है। और रिवर्स बायस कब हुआ? रिवर्स बायस हुआ हमारा डायोड जब ओमेगा टी पाई से लेकर के 2 पाई तक वेरी कर रहा है। इस जोन में रिवर्स बायस स्टेट में मेरा डायोड जो है वो चला गया, ठीक है, जिसकी वजह से मुझको आउटपुट जो है वो आधा ही वेव खाली कन्वर्ट होके मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, एफिशिएंसी तो कम ही होगी इसकी। हाँ जी बिल्कुल। कितनी होगी अभी आइडिया लगा सकते हैं क्या? इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? हाफ वेव रेक्टिफायर की 50% होगी। चलिए अभी मैं जब सॉल्व कराऊंगा तो पता चलेगा कि 50 से भी कम होगी इसकी एफिशिएंसी। अच्छा सर, आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा करंट का? आई ऑफ टी साइनसॉइडल करंट, तो दैट कैन बी गिवन एज वीएम साइन ओमेगा टी इनपुट साइनसॉइडल वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू द लोड आर। तो वीएम साइन ओमेगा टी अपॉन आर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। नेगेटिव हाफ साइकिल पे क्या हुआ? डायोड ने करंट ब्लॉक कर दिया, ठीक है। फिल्टर के बिना हमको ये आउटपुट का कोई खास यूज करते नहीं बनेगा, ठीक है। फिल्टर में क्या यूज कर सकते हैं? सो वी कैन यूज कैपेसिटर और इंडक्टिव फिल्टर, बट मोस्टली सबसे ज्यादा जो प्रिफर्ड रहता है वो कैपेसिटिव फिल्टर रहता है। मोस्टली वी प्रिफर कैपेसिटिव फिल्टर। कई कारण है, बहुत सारे रीजन है इस बात के। जैसे अगर कोई वाई में आपसे पूछ ले कि नहीं कैपेसिटिव फिल्टर ही क्यों, इंडक्टिव से भी तो फिल्टर किया जा सकता था ना। बिल्कुल कर सकते हैं, थ्योरेटिकली दोनों से कर सकते हैं। प्रैक्टिकल जब यूसेज की बारी आती है तो इंडक्टर जो होता है वो हमेशा रिएक्टिव लोड के फॉर्म में अगर देखा जाए तो लैगिंग रिएक्टिव पावर फ्लो करवाने लग जाता है। लैगिंग रिएक्टिव लोड ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा होता है। फैन चलाते हैं, घर का मोटर चलाते हैं, अगर पुरानी ट्यूबलाइट है तो उसका चोक कॉइल, ये सब एक तरीके से इंडक्टिव लोड ही है। तो अगर अब एक और इंडक्टिव लोड अगर हम ऐड कर देंगे यहाँ पे तो क्या होगा? ओवरऑल लैगिंग पावर फैक्टर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब लैगिंग पावर फ्लो जो होगा वो हमारी सर्किट में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी एक टाइप की रिएक्टिव पावर का फ्लो होना अच्छी बात नहीं होती। हमेशा कंडीशन ये हम लोग चाहते हैं कि फॉर अ गुड पावर फैक्टर मेंटेनेंस या अच्छी पावर फैक्टर मेंटेन करना जरूरी होता है, लीडिंग या एक्टिव पावर फ्लो जो है वो ज्यादा होना चाहिए हमेशा, और रिएक्टिव का बैलेंस बना होना चाहिए, ना तो लीडिंग ज्यादा हो ना लैगिंग ज्यादा हो। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग जितने इक्विपमेंट यूज करते हैं उसकी वजह से लैगिंग पावर फैक्टर फ्लो या लैगिंग पावर का फ्लो ही हमेशा ज्यादा होता है। चाहे आप घर में आयरन यूज कर रहे हो, प्रेस, कपड़े प्रेस करने वाला, पानी गर्म करने का हीटर इस्तेमाल कर रहे हो, इंडक्शन चूल्हा अगर चला रहे हो, इंडक्शन हीटर्स जो होते हैं वो चला रहे हो, आईआर हीटर्स चला रहे हो, गीजर्स चला रहे हो, ये सब एक तरीके से लैगिंग पावर फ्लो ही करवाते हैं आपके घर में। तो अगर हम कैपेसिटर यूज करें तो लीडिंग पावर फ्लो होना शुरू हो जाएगा जो ओवरऑल नेट रिएक्टिव पावर को बैलेंस करता है। तो ऐसे ही और भी 2-3 रीजन हैं। इसके बाद उसमें डीप में ना जाते हुए हम लोग इसको समझते हैं कि कैपेसिटिव फिल्टर को ही हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं,
ठीक है, बट अभी ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक तो लास्ट में आएगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे हम लोग इसके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब फटाफट से पढ़ेंगे क्योंकि आज बहुत सारा कुछ पढ़ना है। हाफ वेव रेक्टिफायर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, आज क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, देखते हैं। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का मैंने आपको ये डायग्राम बनवा दिया कॉपी में, ठीक है। ये हम समझ गए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डायोड हमारे यहाँ पे है, लोड लगा हुआ है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर के इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आज की क्लास में स्टडी करना है। ये पूरे कैरेक्टरिस्टिक, ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग अभी एक के बाद एक फटाफट से पढ़ना शुरू करेंगे, स्टार्टिंग राइट अवे फ्रॉम द रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है शॉर्ट में, चलो जल्दी से मैं आपको पहले इसका डेफिनेशन दिखाता हूं। सो व्हाट इज अ रिपल फैक्टर? रिपल फैक्टर जो होता है, अच्छा रिपल्स क्या होता है पहले वो समझिए। रिपल्स मतलब जो एसी कंपोनेंट हमारे डीसी आउटपुट में, कन्वर्जन के बाद भी हमारे डीसी आउटपुट में कुछ एसी कंपोनेंट रह गया है जिसकी वजह से पल्सेशन दिखाई दे रहा है, उन्हीं एसी कंपोनेंट्स को बोला जाता है रिपल्स, ठीक है। और अगर इसके फॉर्मूले के वाइज देखा जाए तो रिपल फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं? गामा से डिनोट करते हैं। ये नोट्स में ऐड कर दूं क्या आपके नोट्स में? चलो इसको पहले आपके नोट्स में ऐड कर दिया जाए। ठीक है, तो ये सब लिखना नहीं है, ये सब फटाफट आपके नोट्स में ऐड हो गया, इसको साइड में रख देते हैं, ठीक है। थ्योरी आपको मिल जाएगी। व्हाट इज रिपल फैक्टर? रिपल फैक्टर जिसको कि गामा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब फैक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है रेशियो होगा किसी चीज का। हाँ जी, किसका रेशियो है ये? देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ इनपुट आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, जो इनपुट हम लोगों ने दिया आरएमएस फॉर्म में, दैट विथ रिस्पेक्ट टू द आउटपुट पल्सेटिंग डीसी, विथ रिस्पेक्ट टू द डीसी वोल्टेज ऑफ आउटपुट, ठीक है। रिपल क्या होता है? अनवांटेड एसी कंपोनेंट जो प्रेजेंट होता है इवन आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ, प्रेजेंट इवन आफ्टर द कन्वर्जन फ्रॉम एसी टू डीसी इज डन। कन्वर्जन कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया, लेकिन फिर भी अनवांटेड एसी कंपोनेंट बचा हुआ है जिसकी वजह से वो रिपल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से पल्सेटिंग डीसी वेवफॉर्म बन रहा है हमारे पास, ठीक है। अनडिजायरेबल एसी कंपोनेंट है, गामा से इसको डिनोट किया। रेशियो मैंने क्या बोला? तो मैंने आपको बोला कि भाई गामा जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस इनपुट डिवाइडेड बाय डीसी वोल्टेज आउटपुट। अच्छा, आरएमएस इनपुट क्या? वोल्टेज। ध्यान से समझिएगा, ये जो आरएमएस इनपुट बोल रहा है ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ रिपल है, आरएमएस इनपुट ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ रिपल दैट डिवाइडेड बाय डीसी वोल्टेज। अब ये इसका मतलब क्या होता है सर? देखिए, आरएमएस इनपुट ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ रिपल मतलब खाली एसी का कंपोनेंट कितना है वो बताना है आपको इसके अंदर। वो कैसे बताओगे, है ना? सिर्फ एसी कंपोनेंट तो बताना पॉसिबल नहीं है ना। इसको आप लिखना चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, गामा इज इक्वल टू वी गामा आरएमएस डिवाइडेड बाय वी डीसी। कई लोग इसको डायरेक्टली वी आरएमएस इनपुट लिख देते हैं, ट्रांसफार्मर का इनपुट। ये वो नहीं है, ये वो एसी इनपुट है जिसके साथ, जिसमें रिपल एसोसिएटेड है, एसी कंपोनेंट के साथ का हिस्सा है, ठीक है। और इसी को रिजॉल्व करने के लिए हमको क्या बताना पड़ता है? हमको आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ रिपल को एक्सप्लेन करना होता है। वी गामा आरएमएस लिखवा देता हूं इस चीज को मैं, इट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ रिपल। रिपल का जो एसी कंपोनेंट था उसकी आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखो, हमको ये पता है कि जो टोटल हमारा आरएमएस वोल्टेज है वो दोनों चीजें कंटेन करता है ना। सिंस वी नो दैट टोटल वी आरएमएस कंटेन्स, अभी यहां पे आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा, ऊपर वाला, कंटेन्स बोथ द डीसी वोल्टेज component and AC component
ऑफ रिपल, दोनों ही चीजों को कंटेन करके बनता है हमारा ओवरऑल आरएमएस वोल्टेज। तो आप समझ गए ना कि ये जो वी आरएमएस हम लोग लिखते हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग एंड वी गामा आरएमएस इज डिफरेंट थिंग। दोनों अलग अलग चीजों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत की डिफरेंस है, बहुत 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 बेसिक सा पार्ट है, लेकिन ये मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें। सब वी आरएमएस ही समझते हैं इसको इनिशियल, वी गामा आरएमएस है यहाँ पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसमें दोनों ही फैक्टर रहते हैं, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि देयरफॉर वी गामा का स्क्वायर, अल्जेब्रिक फॉर्म में अगर मुझको इसको रिप्रेजेंट करना है तो मुझे ये दोनों एस्पेक्ट से इसको लिखना पड़ेगा। इट विल बी वी आर एम एस का स्क्वायर ओवरऑल टोटल जो है, माइनस इसमें से डीसी कंपोनेंट को हटा दो, तो जो बचेगा वो एसी रिपल कंपोनेंट रहेगा। अभी समझे ये कैसे आ रहा है, अल्जेब्रिक फॉर्म में इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है सर। तो इस वैल्यू को रेशियो के फॉर्म में यूज करना है आपको, ठीक है। तो गामा का एक्सप्रेशन क्या बनेगा फाइनल, देयरफॉर वी कैन से द रिपल फैक्टर गामा विल बी गिवन एज अंडर रूट क्या बना यहां पे, वी आर एम एस स्क्वायर माइनस वी डी सी स्क्वायर, वी आर एम एस का स्क्वायर माइनस वी डी सी का स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था कि रिपल फैक्टर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ रिपल का आरएमएस फैक्टर या आरएमएस इनपुट ऑफ एसी कंपोनेंट ऑफ रिपल डिवाइडेड बाय डीसी वोल्टेज आउटपुट। तो मतलब डिवाइडेड बाय वीडीसी लिखोगे आप, डिवाइडेड बाय वीडीसी। अभी सही बना इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका एक्सप्रेशन बनता है, विच कैन बी फर्दर गिवन एज गामा इज इक्वल टू वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन वी डी सी का स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला अगर देखा जाए तो यहां पे इसका फॉर्मूला कंप्लीट होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, इससे ज्यादा इसकी वैल्यू काम की है, बट इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। तो दिस इज द रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, किसके लिए, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। इसको यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, अभी थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। कैसे, मैं आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताऊंगा जिससे एजेई के पेपर में क्वेश्चन बनता है। क्या चीज है सर, वी आर एम एस क्या होगा यहाँ पे। अच्छा चलो पहले वी आर एम एस निकालते हैं, पहले वीडीसी बताते हैं, ये तो इजी है ना। डीसी वोल्टेज वीडीसी फाइंड करेंगे पहले, ठीक है। देखते हैं जरा दोनों की वैल्यूज क्या क्या बनती है यहाँ पे। तो सर क्या है यहाँ पे वीडीसी की वैल्यू, जरा बताइए। देखिए डीसी वोल्टेज अगर हमको फाइंड करना है तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, डीसी वोल्टेज और कुछ नहीं, एवरेज वोल्टेज ऑफ सप्लाई होता है। तो डीसी वोल्टेज इट इज द एवरेज वोल्टेज गिवन एज, इसका एक्सप्रेशन फिर एवरेज के फॉर्म में आप लिख सकते हो, VDC इज इक्वल टू VM अपॉन पाई। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, VM अपॉन पाई, कंप्लीट साइकिल के फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो, ठीक है सर। ये तो डायरेक्ट था, मिल गया। VRMS कैसे बताएंगे, VRMS तो सर VM/√2 होता है, यही पढ़े हैं ना हम लोग सिंगल फेज एसी में, हाफ वेव रेक्टिफायर का कंडीशन है। चलो देखते हैं, फाइंडिंग VRMS फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखिए VRMS हमको फाइंड करना है। जब VRMS फाइंड हो जाएगा तो तभी जाके तो हम लोग देखेंगे ना कि उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे डीसी कंपोनेंट को एंड डिवाइडेड बाय डीसी कंपोनेंट, तब कहीं जाके हमको गामा मिलेगा। तो VRMS की वैल्यू होती है, आपने पढ़ा है VM/√2, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होता है VM/2। सर ये तो नहीं समझ आया, ऐसा कैसे हो गया सर, हम तो VM/√2 पढ़ के बैठे हैं। हाँ आप बिल्कुल सही पढ़े हो, अब कंप्लीट 0 से 2 पाई तक की कंप्लीट साइनोसॉइडल वेव के लिए आपने पढ़ा हुआ है। ये जो मैं बता रहा हूं दैट इज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना। बट सर अभी भी अनफेयर है, ऐसे थोड़ी ना आप कुछ भी लिख दोगे और हम लोग मान लेंगे। आपने लिख दिया VM/2, कल को आप लिख दोगे VM/3, तो वो सही थोड़ी ना हो जाएगा। हम तो इंजीनियर है भाई, हम तो समझ के पढ़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी लिख के आ जाएंगे। चलो
फॉर अ कंप्लीट साइकिल, ध्यान रखिएगा कैसे आया वो बताने जा रहा हूं, इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं मैं आपको। जहां जरूरत ना हो वहां इसको मत लिखिएगा, ये सिर्फ वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया तब एक्सप्लेन करिएगा, बाकी इसको एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं है आपको, आपके समझने के लिए केवल बता रहा हूं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन समझिए क्या है। फॉर अ फुल वेव, देखिएगा, फुल वेव साइनसॉइडल इनपुट, हमको पता है कि हम जो VRMS का एक्सप्रेशन बनाते हैं वो कैसा बनता है, VRMS इज इक्वल टू, देखिए रूट मीन स्क्वायर का डेरिवेशन मैंने कई बार करवाया हुआ है, अभी यही यूट्यूब पे इसी चैनल पे बेसिक इलेक्ट्रिकल की प्लेलिस्ट है, उसमें भी आपको दिख जाएगा। तो रूट मीन स्क्वायर का पूरा डेरिवेशन जो है उसमें किए हुए हम लोग डिटेल में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई, जो भी हमारा एक्सप्रेशन होता है Vm साइन ओमेगा टी का स्क्वायर dt या साइन थीटा का स्क्वायर इंटू dt, इस फॉर्म में आप एक्सप्रेशन बनाते हैं पूरा का पूरा ओवरऑल। हम लोग जो इंटीग्रेट करते हैं उसकी लिमिट 0 से 2 पाई रहती है फॉर अ कंप्लीट हाफ साइकिल। लेकिन क्या मेरा रेक्टिफायर पूरे वेव को कन्वर्ट कर रहा है? क्या नहीं कन्वर्ट कर रहा ना, मेरा रेक्टिफायर सिर्फ आधे हिस्से ऑफ द वेव को कन्वर्ट कर रहा है फ्रॉम 0 to पाई। मेरा रेक्टिफायर बस उतने में ही काम कर रहा है क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। सो ओनली 0 से पाई our half wave rectifier is converting, इतने में ही काम कर रहा है, पाई से 2 पाई में बंद है, 0 है, ठीक। सो अगर मुझको ये एक्सप्रेशन को लिखना होगा VRMS फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, तो मैं कैसे लिखूंगा इस एक्सप्रेशन को? नाउ दिस विल बिकम 1/2 पाई, सब कुछ ठीक है, 0 से 2 पाई ना लिख के मैं 0 से पाई के लिए इसको इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। नाउ Vm साइन ओमेगा टी इस पूरे का स्क्वायर इंटू डी ओमेगा टी, ठीक है, डन। अब यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, Vm को बाहर निकाल लीजिए। सो Vm बाहर आ गया, अंदर बचा मेरे पास अंडर रूट 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, कहां से? 0 से पाई तक, ओके। 0 से पाई के लिए इंटीग्रेट, पहले तो इंटीग्रेट कर दीजिए। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा है, सॉरी, रूट से बाहर निकाल लिया मैंने, तो Vm स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, रूट से आउट हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, अच्छा उसका इंटीग्रेशन कर लूंगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इस पूरे का इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, शॉर्ट में ऐसे ही बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करिए, यहां पे बचेगा आपके पास पाई, ये वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पे क्या बचेगा? साइन 2 थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा में पाई पुट करो चाहे 0 पुट करो, इन बोथ द केसेस इट विल बिकम 0, तो ये हो गया। और इस तरफ आपके पास बचा 1/2 यानी कि पाई बाई 2 आपके पास बच रहा है, ठीक है। शॉर्ट में जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं आपको, सो दैट कि जब मैं अगले स्टेप में डायरेक्टली लिखूंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। दिस विल बिकम Vm अंडर रूट 1/2 पाई, यहां पे क्या बचा? यहां पे तो बचा सर पाई बाई 2 बच रहा है, बस वैल्यू पुट किए, पाई बाई 2 का एक्सप्रेशन यहां पे मेरे पास बचता है, ठीक है। क्या निकाल रहा हूं मैं? VRMS फाइंड कर रहा हूं, किसके लिए? हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। अच्छा, सॉल्व कर दीजिए ना दोनों को, क्या बचेगा अंदर? अंदर आपके पास बचेगा Vm, पाई से पाई कैंसिल, 2 इंटू 2 4, तो Vm इंटू अंडर रूट 1/4, दैट इज Vm बाई 2। अब समझ आया कि क्यों Vm बाई रूट 2 नहीं लिखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की कंडीशन में। तो कभी भी ये चीज मत करिएगा नॉर्मली, क्योंकि आप याद कर लेते हैं, स्कूल में भी फिजिक्स में पढ़े होते हैं कि Vm बाई रूट 2, Vm बाई रूट 2 दैट इज फॉर कंप्लीट साइनसॉइडल वेव। हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे तो यहाँ पे Vm बाई 2 ही होता है, VRMS, ठीक है। चलिए ठीक है, तो पहले ही मैंने लिखवा दिया VRMS इज Vm बाई 2। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इसका रीजन है, ये आपके सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया कि ऐसा क्यों, इस टाइप का क्यों वैल्यू आता है, ठीक है। अब इसको हम लोग वापस से पुट करते हैं किसमें? गामा की वैल्यू पर। सिंस रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या निकल के आई थी मेरे पास? रिपल फैक्टर की वैल्यू थी अंडर रूट VRMS का स्क्वायर अपॉन VDC का स्क्वायर माइनस 1, यही वैल्यू थी ना मेरे पास।
वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन वी डी सी का स्क्वायर क्या क्या आ गया, इसमें वैल्यू पुट करते हैं. सो पुटिंग द वैल्यूज, बताइए वी आर एम एस स्क्वायर क्या है. तो आप बोलोगे सर वी आर एम एस जो है वो है वी एम बाई टू, इसी का स्क्वायर करना है. लिख देते हैं वी एम बाई टू का स्क्वायर. और सर वी डी सी का स्क्वायर क्या चीज है. देखिए वी डी सी भी मैंने बताया था आपको, ये तो वी आर एम एस है. इससे पिछले वाले पेज में हम लोगों ने देखा था वी डी सी वॉज वी एम अपॉन पाई, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए. ठीक है, so this value will be Vm by pi इसका स्क्वायर n माइनस 1. इसको अगर मैं सॉल्व करूं प्रॉपर, क्या क्या एक्सप्रेशन बनेगा, तो यहां से एक्सप्रेशन बनेगा अंडर रूट Vm स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर माइनस 1. ये एक्सप्रेशन बनेगा यहां से. ठीक है, और इसको एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं. तो ये बचेगा यहां से वी एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 है ना, यानी कि ये हो गया पाई स्क्वायर माइनस 4 होल डिवाइड बाई 4, और ये पूरा का पूरा रूट के अंदर. ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है. इसको आप कैलसी से सॉल्व करिएगा, क्योंकि मुझे डेटा याद है इसलिए मैं डायरेक्टली लिखवा देता हूं आपको. सो देयरफॉर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ गामा नियरली इक्वल टू व्हाट. इसको सॉल्व कर दीजिएगा, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 4 1, पूरा रूट के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू 1.211. गामा इज नियरली 1.211. बहुत काम की बात है ये. और इससे पेपर में क्वेश्चन पूछता है, ये खास तौर पे इस वैल्यू से इंपॉर्टेंट है. ये वैल्यू पूछेगा आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है बाय डिफॉल्ट. सो इट्स वैल्यू इज 1.211, नियरली 1.211. मतलब अच्छा है कि बुरा है ये गुड थिंग है कि बैड थिंग है. देखिए रिपल की वैल्यू जितनी हाई होगी उतना खराब कंडीशन है. ठीक है, तो लिखेंगे कि किसके लिए, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर. ठीक है, तो समरी क्या है, हायर द वैल्यू ऑफ गामा means more ripple. ज्यादा रिपल मतलब खराब क्वालिटी की डीसी आउटपुट है, एंड पुअर क्वालिटी ऑफ डीसी आउटपुट. और अगर फिल्टर यूज कर रहे हो तो ये भी बोलेंगे कि खराब क्वालिटी का फिल्टर है अगर गामा की वैल्यू हाई आती है तो. ठीक है, अच्छा ये वैल्यू किसकी आई, अनफिल्टर्ड HWR ना, ध्यान रखिएगा अनफिल्टर्ड. जब तक फिल्टर नहीं लगाया था मैंने, बाय डिफॉल्ट हाफ वेव रेक्टिफायर अगर मेरा वर्क कर रहा है तो गामा की वैल्यू 1.211 मिलती है. ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को. ठीक है, डन. चलिए अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्या पढ़ना था हमको, ये तो हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर. नेक्स्ट पढ़ना है हमको अबाउट द फॉर्म फैक्टर. ये तो सिंपल सी चीज है, चलो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं. सो व्हाट इज इट्स फॉर्म फैक्टर. फॉर्म फैक्टर क्या होता है, रेशियो ऑफ RMS टू द रेशियो ऑफ RMS टू एवरेज, इसी को बोलते हैं फॉर्म फैक्टर. किसी में भी यही होता है ना, सिंगल फेज AC BEE में भी पढ़ते थे, इसमें भी आप देखोगे तो फॉर्म फैक्टर तो यही होता है. अच्छा ठीक है सर, चलो इसको ऐड कर देते हैं आपके नोट्स में. हाँ सर, ये बात तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्म फैक्टर तो यही होता है. इसमें खास बात, तो इसमें आप लिखोगे फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर ऑफ आउटपुट वोल्टेज और करंट टू द एवरेज या डीसी वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज. ध्यान रखिएगा रूट मीन स्क्वायर किसका, आउटपुट वोल्टेज का, वी आउटपुट का. ठीक, तो वी आउटपुट क्या है मेरे पास, वी RMS है, जिसकी वैल्यू HWR के लिए Vm बाई रूट 2 है. अच्छा Vm बाई 2 है, सॉरी नॉट रूट 2, डिवाइडेड बाई VDC, यही लिखूंगा. इसकी वैल्यू है मेरे पास Vm बाई 2, और VDC की वैल्यू क्या है, इट इज Vm बाई पाई. क्या आउटपुट निकल के आएगा, पाई बाई 2. मतलब पाई बाई 2 निकल के आया, मतलब सर वैल्यू कितनी, 1.57 नियरली.
क्लियर? तो फॉर्म फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर की कंडीशन पे 1.57 की वैल्यू देता है। ठीक है सर, याद रख लेंगे इसको, या फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, साइड में वो भी लिख देता हूं। फॉर्म फैक्टर इज π/2 किसके लिए? HWR के लिए, फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर। आसान सा टॉपिक था। ठीक है, फॉर्म फैक्टर जानते हैं हम लोग, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर सब सिंगल फेज एसी के समय पढ़ते हैं। चलिए और क्या जानना चाहिए इसके बारे में? एफिशिएंसी। चलो ये भी बहुत अच्छी चीज है। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? किसी भी चीज का एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? आउटपुट अपॉन इनपुट परसेंटेज इनटू 100। ठीक है, वही होता है एफिशिएंसी ना। यहां भी वैसे ही करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ द रेक्टिफायर इज द रेशियो ऑफ डीसी आउटपुट। आउटपुट में क्या दे रहा है? ये डीसी आउटपुट दे रहा है। इनपुट क्या दे रहे हो आप इसको? सेकेंडरी साइड का एसी इनपुट दे रहे हो। अच्छा, डिलीवर्ड टू द लोड टू द एसी इनपुट पावर सप्लाइड फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर या सोर्स, मतलब डीसी पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय एसी पावर इनपुट इनटू 100 करोगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी निकलेगा। चलो ठीक है, ऐड कर दीजिए इस नोट्स को भी सर। चलिए ऐड हो गया आपके नोट्स के साथ ये। तो ठीक है, तो इसका मतलब एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनता था PDC अपॉन PAC। एसी पावर इनपुट है ये। अच्छा ठीक है, डीसी पावर के बारे में थोड़ा बताइए सर, क्या क्या वैल्यू क्या लिखते हैं? PDC इज गिवन एज I²R, या VI भी लिख सकते हो आप। ठीक है, VI के फॉर्म में भी लिख सकते हो। I कौन सा होगा सर? I सर DC है, DC करंट है। ओके, IDC की सर वैल्यू बताइए, डायरेक्ट करंट की वैल्यू। I इज इक्वल टू क्या होता है? V/R होता है। तो IDC जो मैं बताऊंगा एवरेज के फॉर्म में, उसकी वैल्यू मैं कैसे लिखूंगा? दैट कैन बी गिवन एज VM/R। VM/π इंटू R। एवरेज बताना है ना मुझको। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था? VDC की वैल्यू मैंने बताया था ना आपको, यहां पे देखिए, ये VDC की वैल्यू क्या है? VM/π है। मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो समझ नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप लिखता हूं। तो VDC क्या होता है? VDC इज VM/π। ठीक है, और इंटू R। तो मैं लिख सकता हूं ना IDC की वैल्यू VM/πR। ठीक है, ये मिल गया मुझको। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आई कैन से कि देन PDC इज इक्वल टू VM डिवाइडेड बाय πR इंटू R, और इस पूरे का स्क्वायर भी I²R। दैट मीन्स VM² डिवाइडेड बाई π² R। R और R कैंसिल आउट हो गया, एक R बच गया यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब डीसी पावर कितना मिला मुझको? डीसी पावर आउटपुट फ्रॉम दिस रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, इज VM² अपॉन π² R। इसको याद रखेंगे, लास्ट में फॉर्मूले में पुट करेंगे। अभी तो AC वाला भी फाइंड करना है हमको सबसे पहले। तो लेट इट बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है? एसी पावर इनपुट, ये फाइंड करना है। ठीक है, एसी पावर इनपुट कैसे फाइंड करेंगे? तो एसी पावर इनपुट निकालने के लिए सर VRMS इंटू IRMS के फॉर्म में आप लिखोगे ना, VA के फॉर्म में अगर बताना हो तो। PAC कौन सा वाला बताएंगे हम लोग? सोचिए तो, एसी पावर इनपुट ट्रांसफॉर्मर के थ्रू हमको मिल रहा है ना, कैसे बताएंगे? मान लो इसको भी आप बोलते हो सर IRMS का स्क्वायर कर दीजिए इंटू लोड कर दीजिए, तो ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हो। लिखो, देखें इससे क्या होता है। IRMS का स्क्वायर कैसे बताएंगे? IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन R। क्योंकि रजिस्टिव लोड है इसलिए मुझे Z लिखने की जरूरत नहीं, इंपीडेंस लिखने की नीड नहीं है, मैं डायरेक्टली R के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। VRMS क्या होता है? देखिए हम लोग कैलकुलेट करके रखे हैं इसको, तो ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगा। VM/2 होता है सर, यही होता है ना। तो IRMS के एक्सप्रेशन में पुट कर दें इसको। अच्छा करिए सर। सो देयरफॉर वी कैन से AC पावर इनपुट इज VM/2 IRMS का स्क्वायर। ठीक है, तो VM/2R हो जाएगा ये, इस पूरे का स्क्वायर इंटू R। क्या बचेगा यहां से? ये बन जाएगा VM², 2 का हो जाएगा 4R। VM² डिवाइडेड बाई 4R, और R कैंसिल आउट हो गया, यहां से क्या बचा? 4R बचा। ठीक है, डन।
चलिए अब एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। तो लेट दिस बी आवर सेकंड इक्वेशन। नाउ एफिशिएंसी इज इक्वल टू पीडीसी अपॉन पीएसी। ठीक है, डीसी पावर फर्स्ट वाले इक्वेशन से लिख लीजिए आप। तो डीसी पावर का एक्सप्रेशन है वीएम स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर, वीएम स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, और पीएसी क्या आया था यहां से, दिस वाज 4r डिवाइडेड बाई वीएम का स्क्वायर। दोनों जगह से वीएम स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर भी कैंसिल हो गया, यू विल गेट 4 अपॉन पाई स्क्वायर whose value is approximately 0.406। और परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करूंगा तो आई विल राइट एफिशिएंसी इज 40.6। मुझे डेटा याद है इसलिए मैं सीधे सीधे लिखते जा रहा हूं, आप इसको कैलसी से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपको यही वैल्यू मिलेगी। एफिशिएंसी इज 40.6%। तो मैंने क्लास के शुरुआत के समय आपसे पूछा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर है तो क्या 50% एफिशिएंसी होगी क्या? ना, इसकी एफिशिएंसी और कमजोर रहती है। 40.6% एफिशिएंसी इज अ पुअर एफिशिएंसी, अच्छी एफिशिएंसी नहीं है इसकी। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की ओवरऑल एफिशिएंसी कैसी आती है, 40.6। अगेन एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एंड दिस इज अ पुअर एफिशिएंसी, इसको लिख लीजिएगा। दिस इज अ पुअर एफिशिएंसी, किसकी है ये, हाफ वेव रेक्टिफायर। पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा, खास तौर पे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, एजेई वाले बच्चों के लिए सीधे ये वैल्यू काम की है, ये बीच का डेरिवेशन छोड़ सकते हैं, अपने समझने के लिए यूज कर सकते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, एफिशिएंसी भी समझ में आ गया सर, चलो ये तो ठीक है, डन। और क्या जानना चाहिए हमको इसके कैरेक्टरिस्टिक में? और देखिए नेक्स्ट है पीआईवी। पीआईवी से क्वेश्चन एजेई में बड़ा पॉपुलर है, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने एजेई एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है, पीआईवी और टीयूएफ ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर टीयूएफ से ज्यादा क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर से, बट पीआईवी भी पूछ लेता है कई बार। पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज होता क्या है सर? आसान वर्ड में समझिए, पीक इनवर्स वोल्टेज रिवर्स बायस का वो हाईएस्ट लेवल ऑफ वोल्टेज रहता है जहां तक मेरा डायोड बिना खराब हुए ब्लॉकिंग करता रहेगा। डैमेज नहीं होगा लेकिन ब्लॉक कर देगा सप्लाई को, ठीक है, बिना डैमेज हुए। उससे आगे अगर मैं बढ़ाऊंगा पीक इनवर्स वोल्टेज से तो क्या हो जाएगा, डायोड डैमेज हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, तो PIV is the maximum reverse voltage a diode can withstand without breaking down during the negative half cycle of the AC input। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स बायस हुआ, रिवर्स बायस होने पे ऐसा ना हो कि डायोड डैमेज ही हो जाए। तो हाईएस्ट वोल्टेज लेवल जिस तक डायोड विथस्टैंड करेगा बिना खराब हुए, उसी को बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। आसान चीज है ये। पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है? पीक इनवर्स वोल्टेज नॉर्मली कितना होता है भाई? डायोड जो है पूरा मैक्सिमम वोल्टेज, देखो एसी सप्लाई का जो पीक है उतना ही तो विथस्टैंड करना पड़ेगा ना। ये देखिए नेगेटिव पीक माइनस ऑफ वीएम, यही तो है। इसीलिए पीक इनवर्स वोल्टेज मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारा डायोड जिस सप्लाई के अक्रॉस हमने कनेक्ट किया हुआ है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है नेगेटिव डायरेक्शन में भी उतने तक विथस्टैंड करे। इसीलिए हाफ वेव रेक्टिफायर में पीआईवी की वैल्यू वीएम ही होती है। वीएम इज द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ दिस साइनसॉइडल इनपुट वेव। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है इसके अंदर, थ्योरेटिकली समझना था, ये पॉइंट समझ गए। तो पीआईवी कितना होता है? वीएम होता है। मार्क कर लीजिए इसको यहीं पे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है सर? चलो देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग। हाँ, ये एक बहुत काम का चीज है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इज टीयूएफ, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। आपके सेटअप के अंदर एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है स्टेप डाउन, उसका कितना % यूटिलाइजेशन हो पा रहा है? ट्रांसफॉर्मर की जो वीए है, वीए रेटिंग जो है, वीए रेटिंग बोलते हैं हम लोग उसको या एपरेंट पावर बोलते हैं उसको, तो वीए रेटिंग है उसमें से कितना कन्वर्जन हम लोग डीसी आउटपुट के फॉर्म में कर, जितना हमारा ट्रांसफॉर्मर वीए डिलीवर कर रहा है उसमें से कितना % हम डीसी आउटपुट के तौर पे कन्वर्ट कर पा रहे हैं और कितना वेस्ट हो जा रहा है, उसी को जानने के लिए टीयूएफ निकाला जाता है, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। सिंपल है, थ्योरी देखिए क्या बोलता है। अच्छा, ये तो रेशियो बता रहा है डायरेक्टली पहले, ठीक है। सो इट इज अ रेशियो ऑफ डीसी पावर जो डिलीवर हो रहा है लोड को डिवाइडेड बाय एसी रेटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स सेकेंडरी वाइंडिंग। कई जगह पे ट्रांसफॉर्मर का इनपुट ले लेता है यहाँ पे, तो उससे एक्सप्रेशन अलग आएगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे एक्सप्रेशन अलग हो जाता है। ठीक है, तो TUF is the ratio of DC power delivered to the load
टू द एसी रेटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग का एसी रेटिंग। ठीक है, ये क्या शो करता है? इट इंडिकेट्स हाउ इफेक्टिवली द ट्रांसफॉर्मर इज यूटिलाइज्ड। जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वीए रेटिंग का कितना हिस्सा आप यूटिलाइज कर पा रहे हो एज अ डीसी आउटपुट, कितना हिस्से का कन्वर्जन हो पा रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? TUF इज इक्वल टू PDC, डीसी पावर डिवाइड बाई एसी रेटिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी। चलो सबसे पहले तो इस नोट्स को ऐड करते हैं, फिर आगे का कहानी मैं आपको इसका सुनाता हूँ कि क्या सीन बनता है, वैल्यू क्या आती है, कहाँ पे लोग गलती करते हैं, इसमें दोनों चीज बताऊंगा। अच्छा, TUF है तो एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास? TUF ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इज गिवन एज PDC अपॉन AC रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी, ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी का AC रेटिंग। सेकेंडरी वर्ड मैं जानबूझ के बार बार यूज कर रहा हूं ताकि हमारे माइंड में फिक्स हो जाए, उसी के आधार पर हम लोग चीजों को सॉल्व करेंगे। PDC की वैल्यू बताइए क्या है? एक एक करके चलिए दोनों फाइंड करते हैं। क्या हमने अभी इससे पहले किसी जगह पे PDC फाइंड किया हुआ है क्या? डीसी पावर, तो उसका एफर्ट बच जाएगा, सेम वैल्यू को यूज कर लेंगे। हाँ, PAC और PDC यहाँ पे VM स्क्वायर अपॉन, ये देखिए VM स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू R, यही है ना? सेम यूज कर लूं, इसको दोबारा नहीं डिराइव कर रहा हूं मैं। ठीक है, समझना तो है। तो आपको ये चीज पता है ऑलरेडी कि PDC इज इक्वल टू VM स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू R। तो ये मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, आपको ऑलरेडी इसमें बताया हुआ है मैंने, आप समझ चुके होंगे अभी तक। तो इसका काम तो हो गया, इसको तो साइड रख दो। अब बात करते हैं AC की। AC रेटिंग, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किस में होती है बताइए? बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ने के समय, वाइवा के समय भी बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि ट्रांसफॉर्मर रेटिंग किस में होती है। दो क्वेश्चन बड़ा कॉमन होता है ट्रांसफॉर्मर। एक तो ये वाइवा में आपसे हमेशा पूछेंगे इन्विजिलेटर्स की, ट्रांसफॉर्मर में डीसी इनपुट दे दिया तो बताओ ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा। ठीक है, और दूसरा ये पूछेंगे कि भाई ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किस में होती है, तो रेटिंग VA में बताते हैं हम लोग। किस में? VA में बताते हैं। VA कौन सा पावर है? एपरेंट पावर है। एक्सप्रेशन क्या होता है इसका? S इज इक्वल टू V इंटू आई, दैट इज VRMS इंटू IRMS। S इज फॉर एपरेंट पावर। ठीक है, VRMS इंटू IRMS के फॉर्म में हम लोग इसको बताते हैं। ठीक है, अब यहीं पे पूरा खेल है। VRMS किसका है? VRMS सेकेंडरी का है सर। IRMS किसका है? ये भी सर ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में बताना होगा, प्राइमरी नहीं ना, ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में दोनों चीजें बतानी है, तभी आपका रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर जो है वो पता चलेगा। ठीक ठीक है, ठीक है। सेकेंडरी का VRMS कितना निकल के आएगा बोलिए? कन्वर्जन की बात नहीं हो रही है अभी, कन्वर्ट होने से पहले। तो क्या मेरा ट्रांसफॉर्मर आधी साइकिल का आउटपुट दे रहा है या पूरी साइकिल का आउटपुट दे रहा है सेकेंडरी में? ये वाला आउटपुट सही है कि ये वाला आउटपुट सही है ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी का? ये वाला सही है ना? ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी अभी भी साइनोसॉइडल आउटपुट ही दे रहा है, स्टेप डाउन हुआ है, मैग्नीट्यूड छोटी हुई है, लेकिन आउटपुट तो साइनोसॉइडल ही है ना, कंप्लीट वेव का आउटपुट दे रहा है ना। भले उसके बाद कन्वर्ट करने के समय सिंगल डायोड लगे होने की वजह से आधा ही कन्वर्जन हो पा रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी से कोई तकलीफ नहीं है, वो सेकेंडरी आउटपुट पूरा मिल रहा है आपको। ठीक है, तो VRMS की वैल्यू इस बार क्या लिखेंगे पता है? ट्रिकी पार्ट, इसीलिए मैंने बोला VM/√2 ही लिखोगे आप इसको, जो एक कंप्लीट साइनोसॉइडल वेव के लिए लिखते हो। फॉर अ कंप्लीट साइन वेव, कंप्लीट साइन वेव के फॉर्म में आपको लेना है, आपको VM/2 नहीं लिखना है, रॉन्ग हो जाएगा एक्सप्रेशन आपका। ठीक है, समझिएगा, ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी अभी भी फुल AC है, कंप्लीट फुल साइकिल पूरी मिल रही है आपको वहां से। ठीक है, वोल्टेज के फॉर्म में। सेकेंडरी करंट क्या मिल रहा है सर? फिर तो IRMS ऑफ सेकेंडरी को हम लोग IM/√2 लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे क्या? ऐसा लिख दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों सर, ये भेदभाव क्यों? वोल्टेज को तो आपने ऐसा लिखा, करंट को ऐसा क्यों लिखा? करंट को इसलिए क्योंकि करंट पूरे में कंडक्ट नहीं हो रही है ना। करंट कब कंडक्ट होगी? जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, तब वो करंट को जाने देगा। जब वो रिवर्स बायस पे है तो कोई करंट का कंडक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब करंट का जब केस लिखूंगा मैं, तो वहां IM/√2 नहीं लिखूंगा, तो फिर सर वहां क्या लिखेंगे हम लोग? देखो, हमारा करंट कंडक्शन होगा, अगर मैं ऐसा लिखूं इसको VM sin ωt डिवाइडेड बाय R, तो ये कंडक्शन सिर्फ
कब से कब तक होगा पता है? जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में रहेगी, क्योंकि पाई से 2 पाई में तो करंट कंडक्शन ही नहीं हो रहा है ना? फ्रॉम पाई टू 2 पाई जो आई आर एम एस सेकेंडरी था वो तो 0 हो जाएगा ना, कुछ नहीं कंडक्ट करने मिलेगा उसको, क्योंकि डायोड तो रिवर्स कंडीशन में ब्लॉकिंग कर रहा है। तो इसका मतलब जो मुझको आई आर एम एस मिलेगा, आई आर एम एस सेकेंडरी में वो कितना मिलेगा? आई एम डिवाइडेड बाई 2, इतना ही मिलेगा, हाफ साइकिल के लिए मिलेगा। तो आई एम डिवाइडेड बाई 2 के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ओके। क्यों ऐसा? आई एम की वैल्यू है वी एम बाई आर, ये पता है ना? आई एम की वैल्यू इज व्हाट? इट इज मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाई आर। आई आर एम एस क्या मिला? आई एम बाई 2 मिला। ठीक है, हाफ वेव करंट है, आई आर एम एस सेकेंडरी फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। कैसे लिखूंगा? आई आर एम एस सेकेंडरी फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। आई एम बाई 2 लिख दो सर। आई एम क्या है? वी एम बाई आर है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? इट शुड बिकम वी एम बाई 2 आर। ऐसा लिखूं क्या? आई आर एम एस वैल्यू, हाँ सर यही रहेगा इसका एक्सप्रेशन। ये कैसे आया? और आपको कैसे पता सर कि आई आर एम एस जो है वो आई एम बाई 2 ही लिखना होगा? आई एम बाई रूट 2 क्यों नहीं लिखे सर आप यहाँ पे? चलो दोबारा से एक बार मैं फिर से वही कंडीशन आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर ना इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं मैं आपको। आप निकाल रहे हो आई आर एम एस फॉर सेकेंडरी, ठीक है? फिर इसको इंटीग्रेट करोगे 0 से 2 पाई के लिए। किसको? आई एम साइन ओमेगा टी के स्क्वायर को विथ रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी। यही एक्सप्रेशन बनता है ना, जस्ट शॉर्ट में समझिएगा। अब यहां से आई एम को आप बाहर निकाल लो, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम बाहर आ गया अंडर रूट 1/2 पाई। अब ध्यान दीजिएगा, मैं 0 से 2 पाई के लिए क्यों इंटीग्रेट करूं? जो मेरी करंट पूरी की पूरी साइकिल के लिए फ्लो ही नहीं होने देगा डायोड तो आधी साइकिल के लिए फ्लो होने देगा ना, बाकी हाफ साइकिल के लिए करंट फ्लो ही नहीं होने वाली। तो इसका मतलब जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं 0 से पाई के लिए करूंगा ना। किसका? साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का, या ओमेगा टी डी ओमेगा टी आप लिख लो। ठीक, अब इसका पूरे का इंटीग्रेशन आपको पता है कि क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन पहले भी हम लोग किए हुए हैं, ठीक है? तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बचेगा, क्या बचेगा? पाई बाई 2 के फॉर्म में एक्सप्रेशन बचेगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा? देखिए ये बना आई एम होल अंडर रूट 1/2 पाई। पिछली बार भी सॉल्व किए थे तो एक्सप्रेशन क्या आया था? पाई बाई 2 आया था। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, कैंसिल आउट हुआ। यू विल गेट आई एम इंटू अंडर रूट 1/4 या फिर आई एम बाई 2। क्या है? आई आर एम एस है। तो अब आपको ये समझ में आया कि ये वाला एक्सप्रेशन मैंने डायरेक्टली क्यों लिख दिया कि आई आर एम एस ऑफ सेकेंडरी कैन बी गिवन एज आई एम बाई 2। आई एम बाई रूट 2 नहीं लिखा मैंने, ये रीजन है इसका। ठीक है, और मुझे पता है कि आई एम क्या है? वी एम बाई आर है, उसको पुट कर दिया मैंने इस जगह पे, तो वी एम बाई 2 आर बचा। हर चीज के पीछे रीजन है, हर चीज के पीछे कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा आपको टाइम और पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है, हर चीज समझ में आ जाएगी, कहीं कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, एक एक चीज इसीलिए बता रहा हूं। तो ये एक्सप्रेशन समझ में आया ना, वी एम बाई 2 आर आ गया। अच्छा, अब टी यू एफ का एक्सप्रेशन क्या मैंने बताया था आपको? सिंस ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इज पी डी सी अपॉन एस ए सी, ए सी रेटिंग। और एस ए सी तो अभी निकाला ही नहीं मैंने, मैं भूल गया था। चलो एस ए सी पहले आपको बता देता हूं। आई आर एम एस मिल गया और वी आर एम एस मिल गया। वी आर एम एस है वी एम बाई रूट 2, तो मैं लिखूंगा वी एम बाई रूट 2 इंटू आई आर एम एस, दैट इज वी एम बाई 2 आर। तो ये हो जाएगा वी एम स्क्वायर अपॉन 2 रूट 2 टाइम्स आर। एस ए सी की वैल्यू यहां पे आ गई है ना। अब इसको पुट करना इजी रहेगा, ये भूल गया था मैं कि ये भी निकालना था। हाँ जी, अब इस फॉर्मूले में दोनों चीजें पुट कर दीजिए। सो नाउ वी विल गेट ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। डीसी पावर कितना मिला था हमको? ये मिला था वी एम स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर मिला था सर। अच्छा ठीक है, इंटू एस ए सी कितना निकाले अभी हम लोग? एस ए सी की वैल्यू आई सर वी एम स्क्वायर अपॉन 2 रूट 2 आर। तो हो जाएगा 2 रूट 2
इंटू आर डिवाइडेड बाई वी एम स्क्वायर। देखिए सब ठीक ठाक पुट हुआ है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। वी एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, सो वी आर गेटिंग टी यू एफ इक्वल टू 2√2 अपॉन पाई का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मुझे फिर से वैल्यू याद है, अब मैं क्या करूं, मुझे वैल्यू याद है तो मैं लिख देता हूं, जो नहीं याद रहता उसको कैलकुलेट कर लेता हूं। 0.286 नियरली इस वैल्यू के करीब करीब का ये आंसर आएगा। ठीक है, कितना, 0.286 का 2√2 अपॉन पाई स्क्वायर की वैल्यू। तो इसका मतलब मुझको ये समझ में आया, TUF फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इज नियरली 0.286। ये अच्छा है कि बुरा है? परसेंटेज में निकालोगे तो खाली 28% ही यूज हो रहा है, मतलब खाली 28% ऑफ द VA रेटिंग आउटपुट गिवन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर इज यूटिलाइज्ड एज DC आउटपुट। ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी जो आउटपुट जो VA रेटिंग हमको दे रहा था उसमें से मात्र 28.6% ही हम लोग DC कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये बात इससे पता चल गई हमको। ठीक है, इसका रीजन समझ गए क्यों इसको फाइंड आउट करते हैं। सो दिस शोज, लिखेंगे दिस शोज अ पुअर वैल्यू ऑफ TUF फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए अभी ना आज पहला रेक्टिफायर आप पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा समय लगेगा, फिर ये सारी चीजों का मतलब समझ में आ जाएगा, डेफिनेशन। बस फुल वेव के लिए कैलकुलेशन अलग हो जाएगी और फिर उसमें एडवांटेज समझ में आएगा कि हाफ वेव में कौन सी चीज कम थी जो फुल वेव में या ब्रिज में इंप्रूव हो गई। ठीक, तो उस पॉइंट को बस इसीलिए आज थोड़ा समय लग रहा होगा अब इसको पढ़ने में। ठीक है, तो मात्र 28.6% ऑफ आउटपुट रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर या आउटपुट VA रेटिंग इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पल्सेटिंग DC। ठीक, तो TUF की वैल्यू तो कम निकल गई सर, बहुत अच्छी बात है। चलो और देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के क्या क्या फीचर्स है भाई, क्या क्या सिस्टम है इसके। चलो नेक्स्ट, अगला है हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट फ्रीक्वेंसी कैसा होता है, एग्जामिनेशन का पॉइंट। आउटपुट फ्रीक्वेंसी कैसा रहता है, वो वैसे ही होगा जैसे इनपुट फ्रीक्वेंसी है। वो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं करता है ना, डायोड फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता, ट्रांसफॉर्मर भी फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता है। पावर को एक लेवल से दूसरे लेवल पर कन्वर्ट करेगा, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। ट्रांसफॉर्मर का बस इतना ही काम है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या बोलता है यहाँ पे, आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेक्टिफायर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द DC पल्सेटिंग आउटपुट वेवफॉर्म। जो DC पल्सेटिंग आउटपुट वेवफॉर्म हमको ऑब्टेन हुआ रेक्टिफिकेशन के बाद। ठीक है, और आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम एज इनपुट फ्रीक्वेंसी रहेगी यार, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये तो जानते हैं हम लोग। चलो ऐड कर दीजिए इसको भी नोट्स में। ठीक है, तो एफ आउट इज इक्वल टू एफ इन, जो इनपुट AC सप्लाई का फ्रीक्वेंसी है वही आउटपुट में भी आपको मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम एज द इनपुट AC सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक ठीक ठीक, किसके लिए, जो DC पल्सेटिंग आउटपुट वेवफॉर्म मिला ना उसके लिए बता रहे हैं, क्योंकि पल्सेटिंग हो रहा है ना तो उसमें फ्रीक्वेंसी रहेगी। वैसे तो हमको पता है कि DC में फ्रीक्वेंसी 0 हो जानी चाहिए, बट जब तक पल्सेशन दूर नहीं करोगे फ्रीक्वेंसी मिलती रहेगी। पल्सेशन दूर करने के लिए फिल्टर की जरूरत पड़ेगी आपको। चलो भाई ठीक है ठीक है ठीक है, लगता है कि लगभग आखिरी के टॉपिक पे पहुंच गए हम लोग। हाँ, अब लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए, दैट इज कैपेसिटर फिल्टर। पहले से लिखा हुआ है तो आज थोड़ा समय बच रहा है। कैपेसिटर फिल्टर क्या सीन है इसका, तो क्यों यूज करते हैं कैपेसिटर फिल्टर, वो तो मैंने आपको बता दिया कि इंडक्टर भी यूज कर सकते थे, कैपेसिटिव फिल्टर भी यूज कर सकते थे, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली कैपेसिटिव फिल्टर को ही क्यों प्रेफर करते हैं, इसका रीजन आप लोग जान गए। अब देखते हैं कैसे यूज करते हैं, इसके यूज करने से क्या बेनिफिट होता है। देखिए, तो जो हमारा डायग्राम था फर्स्ट पेज का रेक्टिफायर का, इसमें आप एक काम करिए, पैरेलल में कैपेसिटर लगा दीजिए, पैरेलल विथ लोड। ये देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर की कंडीशन। अब अगर सपोज कर लीजिए रिपल्स को दूर करने के लिए अगर मैं इस लोड के पैरेलल में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, स्मूथिंग कैपेसिटर, तो काम आसान हो जाएगा। मतलब जो DC है उसका पल्सेशन जो है उसको कम किया जा सकता है। पूरा दूर तो नहीं कर सकते हैं बट कम कर सकते हैं। कैसे समझते हैं, तो तरीका बड़ा सिंपल है। इसके पैरेलल में कैपेसिटर ऐड करना है मुझको, स्मूथिंग कैपेसिटर। और क्या सर, और सर्किट में कुछ ना, हो गया कंप्लीट, ये बन गई आपकी सर्किट। फिल्टर सर्किट यही है।
क्या हुआ यहाँ पे? अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, समझते हैं। इस फिल्टर सर्किट से हमको एक चीज समझ में आएगी। इनपुट जो मैंने एसी सप्लाई दिया था, ये देखिए इनपुट एसी सप्लाई दिया, ठीक। पीरियड्स क्या क्या है, 0, पाई, 2 पाई, ठीक है। दिस इज ओमेगा टी। लेट्स से यहाँ पे जो करंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आउटपुट क्या निकल के आया था इससे आउटपुट निकल के आया था सर, पल्सेटिंग डीसी आउटपुट निकल के आया था, है ना। पल्सेटिंग डीसी आउटपुट निकल के आया था। दैट इज फ्रॉम 0 टू पाई हमको आउटपुट मिला था। डायोड फॉरवर्ड बायस था, पाई से 2 पाई में डायोड रिवर्स बायस पे चला गया, ठीक है। कैपेसिटर क्या कर रहा है ये बताइए। अब देखिए कैपेसिटर का सीन क्या है, इनिशियली स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शुरुआत में फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल पोलैरिटी समझ में आ गई। सेकेंडरी साइड पे ये पोलैरिटी, डायोड क्या किया, कंडक्ट किया। जब डायोड कंडक्ट किया तो सप्लाई दोनों में गई, लोड पे भी गई, कैपेसिटर पे भी गई। कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना शुरू होगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस रीजन में कैपेसिटर चार्ज स्टोर करना शुरू करेगा। तो इस यहाँ 0 से जब ये शुरू हुआ कंडक्ट करना, लोड पे जब मुझे आउटपुट मिलनी शुरू हो गई थी, उस समय धीरे धीरे मेरा कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ था, चार्ज ही हो रहा था इस ड्यूरेशन में, ठीक है। ओके डन। तो पॉजिटिव हाफ में चार्ज होगा कब तक, अप टू द पीक वैल्यू Vm, पीक वैल्यू Vm तक। अगर ये वोल्टेज का ग्राफ होगा तो पीक वैल्यू Vm तक ये पूरा कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, तब तक यहाँ पे पाई वाला ड्यूरेशन आ गया और पाई से 2 पाई वाला ड्यूरेशन शुरू हो गया, जिसमें कि इनपुट सप्लाई जो थी उसका सेकेंड हाफ स्टार्ट हो गया। सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ तो सर पोलैरिटी रिवर्स हो गई। अच्छा ठीक है, रिवर्स कर दो। यहाँ नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव, ये नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। जिससे डायोड किस में चला गया, रिवर्स बायस जोन में चला गया, ठीक है सर। आइडियल डायोड है ना, रिवर्स बायस कंडीशन में गया। कैपेसिटर का क्या होगा, अब कैपेसिटर ने जितना चार्ज स्टोर किया अब ये डिस्चार्ज होने की कोशिश करेगा। तो क्या ये डिस्चार्ज होकर वापस इस तरफ भेज सकता है क्या सप्लाई? पॉसिबल ही नहीं है सर। क्यों? क्योंकि डायोड मेरा ऑलरेडी ब्लॉकिंग स्टेट में, इधर से सप्लाई भेजेगा भी तो उस कंडीशन पे वो ब्लॉक ही करेगा, डायोड कंडक्ट नहीं करने देगा। तो कैपेसिटर क्या करेगा फिर, कैपेसिटर को डिस्चार्ज होना है इस जोन में, ये पोलैरिटी रहेगी। कैपेसिटर ऐसे भेजेगा अपनी करंट, इस तरफ जा नहीं सकती करंट क्योंकि डायोड ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो सारी की सारी जो सप्लाई है और किसको मिलने लग जाएगी, लोड को डिलीवर करने लग जाएगा। अच्छा लोड को डिलीवर करेगा जब सप्लाई, तो क्या दिखेगा इस केस में, देखिए। तो जब ये लोड को डिलीवर कर रहा है, एक तो ये चार्ज हुआ, तो एक तो ये चार्ज हुआ यहां से इस जोन में, ठीक है, इस जोन तक ऐसे चार्ज हुआ। अब यहां से ये डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन समझिएगा लोड को पोटेंशियल वो दिए जा रहा है लगातार। अब क्योंकि रेजिस्टिव लोड है तो रेजिस्टिव लोड धीरे धीरे कंजम्पशन करेगी। रेजिस्टिव लोड होने की वजह से क्या होगा, जो ये आउटपुट दे रहा है उसके आउटपुट को वो ग्रेजुअली धीरे धीरे स्लो डाउन करेगा। एट वंस पूरा खत्म नहीं कर सकता है, डिपेंड भी करेगा लोड के ऊपर। लेकिन क्या होगा, डिस्चार्जिंग की वजह से एक स्लो अमाउंट में डीसी वोल्टेज उसके अक्रॉस बना रहेगा, जिसमें से रिपल दूर होती रहेगी। तो ये देखिए, ये जो डीसी वोल्टेज डिग्रेड भी होता रहेगा ना, वो ज्यादा डिग्रेड नहीं होगा और फिर यहां से दोबारा अगली साइकिल शुरू हो जाएगी चार्जिंग की। तो ये कंडीशन ना कुछ ऐसा दिखाई देगा इस तरीके से। तो ओवरऑल जो रिपल्स का कंडीशन था वो कम हो गया यहाँ पे। ओवरऑल जो रिपल जो हो रहे थे इतने लगातार, वो हट के ऑलमोस्ट कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट आउटपुट मुझको यहाँ से देखने को मिलने लग जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। यही कंडीशन होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में कैपेसिटर फिल्टर का, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग है ना, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज को मेंटेन रखता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस उस पोटेंशियल को मेंटेन रखता है उतनी देर तक। तो धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाता है, एकदम से जीरो नहीं हो जाता है, जिसकी वजह से इसके कम होने से पहले ही पहले अगला साइकिल शुरू हो जाता है हमारे एसी का। तो इस तरीके से ये मेंटेन रखता है। तो दिस आउटपुट इज फॉर फिल्टर्ड डीसी आउटपुट, जहां रिपल्स का क्या सीन है, रिपल्स रिड्यूस हो गए, ठीक है। ये वाला जो रीजन है यहां तक चार्जिंग हो रहा है और इस रीजन पे क्या हो रहा है, यहां पर डिस्चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, यहां पर इस रीजन पर डिस्चार्जिंग हो रहा है। तो कितना चार्ज होता है, ये पीक वैल्यू तक चार्ज होता है, अप टू Vm ये चार्ज होगा, है ना, अप टू Vm
ये चार्ज हो जाएगा और फिर वीएम से ग्रेजुअली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, यानी कि और डिस्चार्ज होगा तो डायोड की तरफ नहीं, ये लोड की तरफ डिस्चार्ज होगा, तो लोड को सप्लाई देने लग जाएगा, लोड की वोल्टेज को ये मेंटेन करेगा। दिस इज ऑल अबाउट द कैपेसिटिव फिल्टर। बहुत ही सिंपल सा कंडीशन था। ये क्या करने का काम करेगा, ये रिपल को रिड्यूस करेगा, ठीक है। सो इट विल रिड्यूस द रिपल कंसिडरेबली। क्या फुल्ली रिड्यूस करके कांस्टेंट डीसी बना सकता है क्या? वैसा तो नहीं होगा यार, ठीक है। अब तो सर रेक्टिफाइड आउटपुट का रिपल फैक्टर कितना कैसा होगा? नाउ द रिपल फैक्टर फॉर फिल्टर्ड आउटपुट, ये भी पढ़ लेते हैं साथ ही साथ। जो फिल्टर्ड आउटपुट है उसका रिपल फैक्टर फिर कैसे बताएंगे सर हम लोग? चलिए इसका तरीका देख लेते हैं। हम लोग लिखेंगे गामा इज इक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन आर एम एस वोल्टेज इनपुट डिवाइडेड बाई वी डी सी, जितना डीसी आउटपुट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिखवाता हूं आपको। इट इज गिवन एज गामा नियरली इक्वल टू वी आर एम एस की जगह पे ये एक्सप्रेशन पूरा हो जाएगा 1/2√3 इंटू एफ इंटू आर एल इंटू सी। इसको याद रखिएगा इस एक्सप्रेशन को कि ये कैसे निकल के आता है। ये खास तौर पे हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए लिखवा रहा हूं मैं आपको। इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, इसका डेरिवेशन नहीं पूछता है नॉर्मली, बट ये आपको ध्यान में रखने के लिए है। कॉम्पिटिटिव पेपर में अगर पूछेगा आपको कि रिपल फैक्टर फॉर कैपेसिटिव फिल्टर यूज्ड HWR कैसे बताते हैं, तो दिस इज द केस, इस तरीके से बताते हैं। किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? नॉर्मली AEJ में ना ये फैक्टर का वेरिएशन पूछेगा, आपको बोलेगा अच्छा कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ा देंगे तो बोलो रिपल फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी फिल्टर्ड आउटपुट की, वो आप बता सकते हो यहां से। कंक्लूजन में लिख लेते हैं देयरफॉर वी कैन सी विथ इंक्रीज इन the smoothing capacitance उसकी मैग्नीट्यूड में अगर आप इंक्रीज करोगे द रिपल फैक्टर, ओवरऑल रिपल फैक्टर रिड्यूसेस। अच्छी बात है कि बुरी बात है ये? दिस इज अ गुड थिंग। रिपल जितना कम होगा उतना अच्छा है। रिपल फैक्टर की वैल्यू शुड बी एज लो एज पॉसिबल ना, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और लार्जर द वैल्यू आर और सी, आर मतलब आर एल लोड रजिस्टर की बात कर रहा हूं, और सी विल कॉज लोअर गामा या लोअर रिपल फैक्टर। लेकिन एक और चीज ध्यान रखिएगा, आर एल की वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो मान लो बहुत हैवी लोड लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? सपोज कर लीजिए आपने बहुत बड़ा लोड लगा दिया वहां पे, तो उस कंडीशन में वो सडनली ये पूरा का पूरा जो ये कैपेसिटर का आउटपुट है उसको कंज्यूम कर लेगा। अगर कंज्यूम कर लेगा तो ये ग्राफ ऐसे नहीं जाएगी, हो सकता है ये ग्राफ यहीं पे डेड हो जाए, इसी पॉइंट पर ये पूरा का पूरा जीरो कर दे, यानी कि अगली साइकिल शुरू होने से पहले ही हो सकता है कि कैपेसिटर को फुल्ली डिस्चार्ज कर दे अगर हैवी लोड होगा। और हैवी लोड अगर इसको फुल्ली डिस्चार्ज कर दिया तो बीच में फिर जीरो जोन आ जाएगा। ये जीरो वाला जोन क्या करेगा? फिर से पल्स का क्रिएशन कर देगा, तो वहां पर ये इफेक्टिव नहीं रहता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो कैपेसिटर फिल्टर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी एक सर्टन वैल्यू ऑफ लोड रजिस्टर के लिए ही वैलिड रहता है। हैवी वैल्यू ऑफ या ह्यूज अमाउंट ऑफ लोड अगर मैं लगा दूंगा तो इन दैट केस फिर से दोबारा रिपल्स क्रिएट होने लग जाएंगे, फिर से पल्सेशन वैसे ही रहेगा, ये इनइफेक्टिव हो जाएगा, ठीक। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लिख लीजिए इसका। क्या क्या एडवांटेज है इसका? एडवांटेज है कि भाई देखो सिंगल कैपेसिटर यूज करना चीप है, लेस कॉम्प्लिकेटेड है। यूज ऑफ कैपेसिटर इज चीप एंड लेस कॉम्प्लिकेटेड। सर्किट में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट हुआ। अभी आपको याद हो गया होगा ये सर्किट, अगर आज फर्स्ट टाइम देख रहे थे तो अभी याद हो गया होगा, आप बना सकते हैं दोबारा से, ठीक है। चीप टू इंप्लीमेंट है, लेस कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है।
डीसी आउटपुट जो है वो ज़्यादा स्मूथ है एज कंपेयर टू डायरेक्ट एचडब्ल्यूआर आउटपुट, एज कंपेयर्ड टू डायरेक्ट हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट, this smoothened DC output is more efficient. अब इस तरीके के आउटपुट को मैं अपने डीसी डिवाइस को फीड करवा सकता हूँ। बहुत बढ़िया आउटपुट मिल गया, चलो ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? तो इसके सर डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि आरएल की वैल्यू बहुत हाई होने से ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो नॉट इफेक्टिव फॉर ह्यूज लोड्स। ठीक है, सबसे पहले तो यही लिख लीजिए, नॉट सूटेबल फॉर ह्यूज लोड्स, यानी आरएल की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो ये सूटेबल नहीं होगा। अच्छा ठीक है, और लार्जर लोड से फिल्टरिंग कम हो जाएगा। अभी भी रिपल जो है वो ज्यादा ही है हाई, किससे? एज कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर, एज कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में इससे बहुत कम रहेगा। ठीक है, कैपेसिटर की साइज ज्यादा होनी चाहिए। कैपेसिटर साइज should be large for effective filtering। छोटा कैपेसिटर होगा तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, हो सकता है अगली साइकिल शुरू होने से पहले ही पूरी तरह से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया तो वो यूजलेस बन जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। इसी के साथ आपका हाफ वेव रेक्टिफायर सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कंप्लीट होता है। एक क्विक सा रिवीजन आपको देता हूं मैं, जिससे कि आपको जितना कुछ मैंने आज की क्लास में बताया वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। अब आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिटेल डेरिवेशन करवा दिया। डिटेल डेरिवेशन का एई में कोई काम नहीं होता है, लेकिन हाँ एंड रिजल्ट जो वैल्यूज़ निकल के आई और जो कंडीशन आप समझे उसका पूरा यूज़ होगा एई एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर विद द कैपेसिटर फिल्टर, कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको मिलेगा। डीसी विद द कैपेसिटर, डीसी विदाउट कैपेसिटर, ये कंडीशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैपेसिटर यहाँ लगाते हैं। अच्छा, एक क्विक सा रिवीजन ले लीजिए जल्दी से। जितना कुछ मैंने बताया बोर्ड पे, स्क्रीन पे आपके सामने, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक समरी मैंने तैयार किया हुआ है उसी सीक्वेंस में जैसे मैंने पढ़ाया आज आपको। एवरेज डीसी आउटपुट वीडीसी निकाला, वीएम बाई पाई, है ना, वैल्यू इसकी स्मॉल रहती है। आरएमएस वैल्यू कैसे निकाला हम लोगों ने? वी आर एम एस इज वीएम बाई 2 हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। ठीक है, लोअर देन द एसी साइन आरएमएस। ठीक है, क्योंकि एसी साइन आरएमएस में वीएम बाई रूट 2 होता है, इसलिए। फॉर्म फैक्टर क्या निकल के आया? पाई बाई 2। अच्छा, 1.57 की इसकी वैल्यू रहती है। रिपल फैक्टर क्या निकल के आया? रिपल फैक्टर का एक्सप्रेशन ये निकल के आया, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 1, और ये पूरा का पूरा रूट के अंदर है, इसलिए पावर में 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1.211, वेरी हाई, अभी भी ये हाई है, इसको और कम होना चाहिए। ठीक है, एफिशिएंसी कैसी रहती है? 40.6% की एफिशिएंसी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की, जिसका एक्सप्रेशन बनता है 4/पाई² के फॉर्म में। अच्छा, पीक इनवर्स वोल्टेज सर क्या मिला हमको? पीक इनवर्स वोल्टेज वही होता है जो एसी का मैक्सिमम वोल्टेज हम लोग इनपुट के तौर पे दे रहे हैं, दैट इज वीएम। डायोड का स्ट्रेस बताता है ये। ठीक है, टीयूएफ क्या निकल के आया? टीयूएफ की वैल्यू 0.286। यहीं पर कई बच्चे गलती करते हैं। अगर सपोज कर लीजिए वो इनपुट आरएमएस को VM/2 लिख देते तो 0.408 के समथिंग कोई वैल्यू आती, विच इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन गलत होता है। ठीक है, तो कई बार एग्जामिनेशन में दिया रहता है, क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया रहेगा 0.4, टिक मत करिएगा उसको, रॉन्ग आंसर है वो, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्या रहता है? ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन बहुत पुअर है, क्योंकि खाली 28% ही VA रेटिंग का हम लोग डीसी कन्वर्जन में इस्तेमाल कर पा रहे हैं, बाकी नहीं यूज हो रहा है। ठीक है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी जो इनपुट में था। आउटपुट का नेचर क्या है? पल्सेटिंग डीसी, जिसको फिल्टरिंग प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है। तो दिस इज ऑल। और लास्ट में रिपल फैक्टर ऑफ दिस कैपेसिटर फिल्टर्ड सर्किट, वो भी देखा हम लोगों ने। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाफ वेव रेक्टिफायर। अगली क्लास में मिलूंगा फुल वेव रेक्टिफायर को पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा इन दैट सेम पर्टिकुलर वीडियो। आज के क्लास की नोट्स काफ़ी बड़ी है, ये भी आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। आज का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं
इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जा करके उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। तो कैसा लगा ये सेशन जरूर से बताइएगा। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग दिस सेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।